सुभाष चंद्र बोस, एक क्रांतिकारी के सिद्धांत और व्यवहार का अंतर्विरोध। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस को ले जा रहा एक विमान ताइहोकू के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके साथ ही पूर्वी आध्यात्मिक ज्ञान और पश्चिमी भौतिक गतिशीलता के बीच एक उच्चतर संश्लेषण बनाने का व्यवस्थित प्रयास भी समाप्त हो गया। बोस एक व्यवहारवादी थे, जिन्होंने उस चीज को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसे वो निभा न सके, जो व्यवहार्य न हो। 1. दार्शनिक बदलाव, माया से द्वंद्ववाद तक। बोस का शुरुआती नजरिया शंकराचार्य के वेदांत से प्रभावित था। हालांकि अंततः उन्होंने माया के सिद्धांत, जगत को एक भ्रम के रूप में देखने को एक क्रांतिकारी के सक्रिय जीवन के लिए अनुपयुक्त पाया। अपनी 1937 की आत्मकथा एन इंडियन पिलग्रिम में उन्होंने चिंतन किया, एक समय था जब मैं मानता था कि परम सत्य मानव मन की पहुंच में है और माया का सिद्धांत ज्ञान का सार है। आज मैं उस स्थिति का समर्थन करने में संकोच करूंगा। मैं अब पूर्णतावादी नहीं रहा और कहीं अधिक व्यवहारवादी हूं। जिसे मैं निभा ना सकूं, जो व्यवहार्य ना हो, मैं उसे त्याग देने की ओर प्रवृत्त होता हूं। भ्रम वाली दुनिया की अवधारणा को त्यागने से बोस को वास्तविकता को विकसित होते और नैतिक आधार पर आधारित देखने में मदद मिली। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था, मेरे लिए वास्तविकता का अनिवार्य स्वरूप प्रेम है। प्रेम ब्रह्मांड का सार है और मानव जीवन का अनिवार्य सिद्धांत है। इस प्रकट होती आत्मा की कार्यप्रणाली को समझाने के लिए उन्होंने हेगल के द्वंद्ववाद का सहारा लिया। हेगल यह प्रमाणित करेंगे कि विकासवादी प्रक्रिया का स्वरूप, चाहे वो विचार जगत में हो या बाहर की वास्तविकता में, द्वंद्वात्मक है। हम संघर्षों और उनके समाधानों के माध्यम से प्रगति करते हैं। प्रत्येक वाद एक प्रतिवाद को जन्म देता है। ये संघर्ष एक संश्लेषण द्वारा सुलझाया जाता है। निस्संदेह हेगल का सिद्धांत सत्य के सबसे निकटतम है। 2. साम्यवाद, सामंजस्य का सिद्धांत। बोस ने हिंदू दर्शन को हेगल के तर्क के साथ जोड़कर साम्यवाद की रचना की, एक सामंजस्य का सिद्धांत, जिसका उद्देश्य आधुनिक युग के अंतर्विरोधों को सुलझाना था। उन्होंने फासीवाद या साम्यवाद जैसी समकालीन विचारधाराओं को अंतिम सत्य के रूप में नहीं देखा। द इंडियन स्ट्रगल 1934 में उन्होंने तर्क दिया, एक तरफ फासीवाद और दूसरी तरफ समाजवाद के बीच का संघर्ष। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि हम इन दोनों प्रणालियों का एक ऐसा संश्लेषण क्यों नहीं तैयार कर सकते जो दोनों के अच्छे बिंदुओं को समाहित करे। किसी के लिए भी ये कहना मूर्खता होगी कि कोई एक प्रणाली मानव प्रगति के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करती है। बोस का मानना था कि भारत एक पूरी तरह से आधुनिक और समाजवादी राज्य का निर्माण करके विश्व सभ्यता में अगला महान योगदान देने के लिए नियत है। उनके 1941 के काबुल थीसिस ने इस नई व्यवस्था का खाका तैयार किया, जिसमें पूर्ण राष्ट्रीय आज़ादी, वैज्ञानिक बड़े पैमाने पर उत्पादन और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई थी। 3. राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए एक वैज्ञानिक खाका। बोस के लिए राजनीतिक आज़ादी केवल पहला कदम थी। 1929 में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता को व्यापक रूप में परिभाषित किया। मेरे लिए इसका अर्थ सभी के लिए स्वतंत्रता है, समाज के लिए और साथ ही व्यक्ति के लिए, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए, अमीरों के साथ साथ गरीबों के लिए। और इसका तात्पर्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि धन का समान वितरण, जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को दूर करना तथा सभी सांप्रदायिक संकीर्णताओं और कट्टरता का उन्मूलन है। कांग्रेस के एक नेता के रूप में वे कृषि आत्मनिर्भरता पर केंद्रित गांधीवादी नजरिए से अलग हट गए और इसके बजाय भारी औद्योगिकीकरण की वकालत की। अपने 1938 के हरिपुरा अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने घोषणा की, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में पहला कदम गरीबी का उन्मूलन होगा। इसके लिए हमारे कृषि और औद्योगिक जीवन के वैज्ञानिक पुनर्गठन की जरूरत होगी। मैं उत्पादन और वितरण दोनों पर सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण का दृढ़ विश्वासी हूं। 4. सत्तावाद का विरोधाभास। बोस का सबसे विवादास्पद रुख उनकी ये धारणा थी कि एक खंडित और गरीब भारत अपने पुनर्निर्माण के दौरान धीमी गति से चलने वाले विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का बोझ नहीं उठा सकता। उन्होंने कल्पना की, भारत के लिए एक संघीय सरकार, लेकिन पुनर्निर्माण की अवधि के लिए कुछ हद तक सत्तावाद वाली एक मजबूत केंद्र सरकार।
1944 में टोक्यो विश्वविद्यालय के छात्रों को दिए गए एक भाषण में उन्होंने कट्टरपंथी आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए एक मजबूत राज्य की इस जरूरत को उचित ठहराया। आप एक तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रख सकते यदि उस व्यवस्था को समाजवादी आधार पर आर्थिक सुधारों को लागू करना है। हमारे पास एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, एक राज्य होना चाहिए जिसका चरित्र सत्तावादी हो, जो जनता के अंग या सेवक के रूप में काम करेगा, न कि किसी गुट या कुछ अमीर व्यक्तियों के सेवक के रूप में। बोस केमालिस्ट तुर्की और सोवियत रूस के केंद्रीकृत आधुनिकीकरण प्रयासों से प्रभावित थे, जहां आधुनिक अधिकार आधारित समाजों को सत्तावाद पर ऐसी निर्भरता पर सवाल उठाना चाहिए, वहीं बोस का सिद्धांत राष्ट्रीय मुक्ति के लिए एक व्यवहारिक समाजवादी मार्ग की उनकी खोज का प्रमाण बना हुआ है।